आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, स्टेप वाइज इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे, डेफिनेशन को विद एग्जाम्पल समझेंगे। आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे तो चैप्टर के अंदर कहीं भी कोई डाउट फील नहीं होगा। तो चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है देखते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम काइंड। एक जैसा डाटा हो या ऑब्जेक्ट हो, उनके समूह या कलेक्शन को सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 52 कार्ड्स होते हैं। पैक होता है उनका कंप्लीट 52 कार्ड्स का, उसे सेट कहेंगे। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस ऑड नेचुरल नंबर, तो ए सेट लिखेंगे, उसके अंदर आएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये एक सेट कहलाएगा जिसके अंदर सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। नेक्स्ट है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो हैं AEIOU, फिक्स हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता इनको। सभी ये कहेंगे वोवल्स जो हैं AEIOU हैं। फिर हैं ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इनका भी एक सेट होगा। सभी जो इंडिया की रिवर्स हैं उनको भी ऐसे ही एक सेट में लिख देंगे। मान लो B बराबर कोई सेट है, इसमें रिवर्स ऑफ इंडिया है, जैसे गंगा, यमुना, इस तरह से कॉमा लगाकर हम सभी रिवर्स को लिखते चले जाएंगे। तो ये एक सेट कहलाएगा। अब इसकी एक डेफिनेशन और बनती है जो है इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर इस वेल डिफाइंड का मतलब है, मतलब जिस डाटा को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिसे हम एक दूसरे को समझा सकें, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो डाटा चेंज ना हो, उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है, यदि सेट के अंदर जो डाटा है वो काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकें, तो उसे भी हम सेट्स ही कहेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि टॉप राइटर्स ऑफ इंडिया, तो मैं किसी और को अच्छा लेखक मानती हूँ और आप किसी और को अच्छा लेखक मानते हो, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चॉइस अलग है, तो उसे हम सेट के अंदर काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने सेट लिया था A, इसको हमने डिनोट किया था कैपिटल A से, और एक सेट लिया था B, इसको डिनोट कर दिया था कैपिटल B से। तो यही चीज़ है, किसी भी सेट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, जो भी उसके अंदर डाटा है या ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A कोई सेट है जिसके अंदर हैं वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसको हम लिखेंगे AEIOU। तो एलिमेंट जो होंगे वो स्मॉल लेटर में आएंगे। जो नोटेशन होगी सेट की वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। अब जो सेट होता है उसे हम दो और तरीके से लिखते हैं, मतलब 2 फॉर्म्स होती हैं, उस तरीके से सेट को हम लिख सकते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले
रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म होती क्या है? इन रोस्टर फॉर्म all the elements of set are being separated by commas and are enclosed within middle braces. ओके, तो जो भी डाटा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम मिडल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। दूसरी चीज़, उस डाटा को हम सेपरेटेड बाय कॉमास लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने लिखा था तो ए सेट था, वो AEIOU, तो इस तरह से जो लिखा मिलेगा उसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे या फिर टैब्यूलर फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जो डाटा होता है उसे उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बनाना। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइनिंग अ सेट बाय ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स एलिमेंट्स है। जो भी इसके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो हैं वो जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसके थ्रू किसी सेट को डिफाइन करना कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट था, उसके अंदर एलिमेंट थे AEIOU। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। हमें पता है ये सभी वॉवल्स हैं, तो इन्हें इनकी प्रॉपर्टी के थ्रू लिखना है। ए बराबर एक्स, इसे कहते हैं कॉलन। एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी की एक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी होंगे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे। तो ये हो गई इन सब की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के थ्रू किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे तो उसे कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। मैंने आपको पीछे बताया एलिमेंट्स को, तो डायरेक्टली उसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। अब ये लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं एक्स कॉलन एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे है रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट बाय अ सिंबल। किसी भी सिंबल से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके अंदर सभी वैल्यूज़ आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी वैल्यू लेते हैं x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2, तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये सभी वैल्यू x के अंदर जाती हैं। तो इसी प्रकार इन सभी वॉवल्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक सिंबल से x से, कि x के अंदर ये सभी वैल्यूज़ होंगी। ओके, फिर आता है कोलॉन। ये जो निशान है इसे कोलॉन COLON कहते हैं। ओके, और कोलॉन के बाद हम डिफाइन करते हैं कि x के अंदर क्या आएगा। x इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो x के अंदर आएंगे वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आएंगे, जो बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा। इस तरह से हम सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट होता है डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब ये होता है जो डाटा है सेट से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक सेट है A बराबर AEIOU। ओके, तो अब A, ये जो A है इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो इसको लिखना है A बिलोंग्स टू A। A बिलोंग्स टू A। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का, A जो है
ए सेट के अंदर लाई करता है, इसे कहेंगे बिलोंग्स टू। अब अगर हम कहें बी जो है ए सेट के अंदर लाई करता है या नहीं, तो ये लिखा जाएगा बी नॉट बिलोंग्स टू। ये जो है नॉट बिलोंग्स टू का निशान है, इसको वर्टिकली क्रॉस कर देंगे। बी नॉट बिलोंग्स टू ए। बी जो है वो ए के अंदर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। ओके, कोई भी डाटा जिसके अंदर ना हो, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू एक्स कॉलन x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर अकेला 2 ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी ऑड होते हैं। तो कोई भी डाटा ऐसा नहीं होगा जो 2 से बड़ा हो और इवन प्राइम नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट से, यानी कि 5 से। ये सिंबल होता है 5 का, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरह से लिख दो, या मिडल ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ दो। ये दोनों हो गए एम्प्टी। अगर मान लो इस मिडल ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट का मतलब है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट है, 2 तरह के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, दिस इज अ सेट इन विच वी कैन काउंट ऑफ द डाटा एंड ऑब्जेक्ट। जिसके अंदर सारे डाटा को हम अच्छे से काउंट कर सकें उसे कहते हैं फाइनाइट सेट, और जिसके अंदर डाटा को काउंट ना कर सके उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, मैं भी यही बताऊंगी, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा, आपसे पूछेंगे तो आप भी यही बताओगे। तो ये काउंटेबल भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो इनको कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट होता है जिसको हम काउंट ना कर सकें। मान लो ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे कितने पॉइंट हैं? मान लिया हमने यहाँ पे 10 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, आपने इस पे 15 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, किसी और ने इस पे 20 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। तो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और हम इस पर काउंट भी नहीं कर सकते पॉइंट्स को। तो इस लाइन पर कितने भी पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जिस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट होता है इक्वल सेट। यहाँ पर है कंसिडर 2 सेट A एंड B। 2 सेट हम मानकर चलेंगे कोई भी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B, यदि A के अंदर जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट B के अंदर हैं, और B के अंदर जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट A के अंदर हैं, तो उन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे A सेट है, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8। B सेट है, इसके एलिमेंट हैं 8 6 4 2। अब सेट A और B के सभी एलिमेंट सेम हैं, तो हम लिखेंगे A बराबर B। इस तरह से A बराबर B, ये हो गया इक्वल सेट। नेक्स्ट होता है सबसेट्स। डेफिनेशन है, A सेट A इज सेट टू बी
ए सबसेट ऑफ बी, एक सेट ए है उसको बी का सबसेट कहेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए के एलिमेंट बी के अंदर सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, तो ए को हम बोल देंगे सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। बी कोई सेट है माना, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पर कहेंगे ए सबसेट है बी का। ओके, इसे ये जो है इसे कहते हैं सबसेट का निशान। सी से प्रेजेंट करते हैं हम सबसेट को, ये सी की तरह ही सिंबल होता है, एग्जैक्ट सी नहीं होता, ये सबसेट का सिंबल होता है। अब यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ए बी का सबसेट है, मतलब इसके अंदर आता है, इसके अंदर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब अगर क्वेश्चन है कि क्या बी सबसेट है ए का, है या नहीं, आप देखो कि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं हैं। देखो 6 7 8 ए के अंदर नहीं है ना, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। इस तरह से निशान लगाएंगे, पहले सबसेट करेंगे और इसे हम वर्टिकली इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ओके, ये सिंबल है नॉट ए सबसेट का। अब जो फाई होता है यानी कि नल सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो फाई उसका एलिमेंट होता ही है, ये आपको याद। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलटन सेट। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए सेट लिया, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। बी सेट लिया, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसे लिखेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बराबर बी है? क्या ए बराबर बी है? नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 5 नहीं है। देखो यहाँ बी में 5 है लेकिन ए के अंदर 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का, ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए सबसेट है बी का। एंड बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी इससे बड़ा हो गया, बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट हैं, तो ये सुपर सेट बोला जाएगा। सुपर सेट का मतलब है जिसके अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हों, उसे कहेंगे सुपर सेट। तो ए प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो सुपर सेट है। सुपर सेट के अंदर प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेशन है ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। ए जो है वो प्रॉपर सेट है, बी जो है वो सुपर सेट है। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, मतलब सिंगल वैल्यू, जिसके पास सिर्फ एक वैल्यू हो उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। जैसे ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ ए। मान लो बी सेट है, इसका एलिमेंट है सिर्फ 1, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। नेक्स्ट होता है इंटरवल्स। इंटरवल्स दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन और क्लोज। मान लो आप कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट करो, जैसे x की वैल्यू हमने रखनी है 1 से 2 तक। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले बनाते हैं हम क्लोज इंटरवल। x इज़ इक्वल टू 1 से 2 तक
x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 2 तक, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। तो मतलब जो x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। मतलब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगी। इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल में ये जो वैल्यू है 1 और 2 ये भी काउंट होगी। x की वैल्यू मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और इनके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। ये मतलब होता है क्लोज इंटरवल का, और क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल। x की वैल्यू जो है, मान लो ओपन इंटरवल डाल दिया 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगी 1 से और 2 तक जाएगी और सिंबल आएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी। देखो क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन लगाया था, ये रहा है ना, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। मतलब जो x की वैल्यू है वो ना तो इक्वल टू 1 हो सकती है और ना ही इक्वल टू 2 हो सकती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब 1.01 से स्टार्ट हो जाएगी और 2 से कम होगी, मतलब 1.99 समथिंग तक वैल्यू होगी। मतलब एग्जैक्ट 1 और 2 नहीं हो सकती। ये होता है ओपन इंटरवल। इसमें कई बार एक ओपन और क्लोज भी लिख देते हैं। यहाँ से मान लिया ओपन बना दिया और यहाँ पर क्लोज डाल दिया, ओके, ये वैल्यू लिख दी 1 से 2। तो जहाँ पर ओपन इंटरवल हो वहाँ पर इक्वल टू का साइन हमें नहीं लगाना है, तो ये होगा 1 लेस देन x, यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू 2। इस तरह से बनाना है। ऐसे अगर दिया हो तो इस तरह से ओपन क्लोज हमें बनाना है। ध्यान रखना है ओपन इंटरवल पे इक्वल का साइन नहीं आएगा और क्लोज इंटरवल पे इक्वल टू का साइन आएगा। मतलब अब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, 1 नहीं होगी, 1 के आगे से स्टार्ट होगी, मतलब 1.01 से स्टार्ट हो जाएगी, एग्जैक्टली 2 हो सकती है। मतलब x इक्वल टू 2 वैल्यू पॉसिबल है। फिर मान लो इस तरह से लिखा हो क्लोज इंटरवल 1 2, यहाँ पे ओपन, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम 1 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1 हो सकती है। x इज इक्वल टू 1 हो सकता है बट नॉट इक्वल टू 2 होगी, मतलब थोड़ी सी कम रहेगी 2 से, 1.99 समथिंग तक। ये हो गया ओपन और क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट होता है पावर सेट। डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मान लो हमारे पास कोई सेट है जिसके हमें सबसेट बनाने हैं छोटे छोटे, उन्हें तोड़ देना है, सबसेट्स बनाने हैं। उन सबसेट्स के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 और 2, इसके हमें सबसेट्स बनाने हैं। अब सबसेट बनाने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जितने भी एलिमेंट हो 2 की पावर में यहाँ पे रख दो। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2, ओके, हो गया 4। 2 की पावर 2 इज़ 4।
4 सबसेट हो सकते हैं इसके पॉसिबल। तो ए के सबसेट्स होंगे, सबसेट एक तो अकेला 1 आ सकता है, फिर अकेला 2 आ सकता है, और दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, और चौथा होगा नल सेट। नल सेट हर एक का सबसेट होता है। तो ये 4 पॉसिबल केस इसके हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं 2 की पावर n। इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। n का मतलब है जितने एलिमेंट हैं वो n पे लिखे जाएंगे। 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पर 3। ओके, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, ये हो गया 8। अब इसके सबसेट आप खुद बना लेना। 8 सबसेट बनेंगे, 8 नहीं बने तो आपका आंसर गलत है। अब हमने 1 और 2 के सबसेट बनाए थे। इन चारों के कलेक्शन को हम पावर सेट कहेंगे। जितने भी किसी सेट के सबसेट बनते हैं उसके कलेक्शन को पावर सेट कहेंगे। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और 5 सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन है ए यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट which has elements of all the related set without any repetition of elements। ओके, मतलब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हों और उसके अंदर किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन ना हो, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है। अलग अलग क्लास हैं वो सेट हैं, उन सब के कलेक्शन को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। बी सेट मान लिया, उसके एलिमेंट हैं 1 2 ए बी सी। सी सेट है एग्ज़ाम्पल के लिए, उसके एलिमेंट हैं 1 ए और 5। अब इन सब का यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। तो ए सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब बी के लिखेंगे सभी, लेकिन 1 और 2 आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा, 1 2 को नहीं लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट को लिख देंगे, यानी कि ए बी सी। अब 1 और ए आ चुका है, 5 रह गया है। सी के एलिमेंट में से 1 और ए आ चुका है, 5 रह गया है, उसे भी यहाँ पर लिख देंगे। ये बन गया यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी इसके सबसेट होंगे। नेक्स्ट होता है ऑपरेशन ऑन सेट। ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, इकट्ठा करना। जैसे मानो इसको ले लिया ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। मान लो हमें ए यूनियन बी करना है, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट हैं 1 2 ए बी सी। तो ए यूनियन बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। फिर बी से, तो बी से हम 1 2 लिख चुके हैं, अब हम ए बी सी लिख देंगे। तो ये हो गया यूनियन ऑफ ए एंड बी। ओके, दूसरा होता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू है इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे
हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं, यानी कि 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, तो ये हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। मान लिया हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट हैं 1 2 6। हमें लिखना है ए माइनस बी। ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। ओके, तो ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 1 2 6। जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ दो, 1 2 1 2 इनको छोड़ दो। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए के अंदर एलिमेंट बच गया है 3। 6 से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये बाद में है, तो ए माइनस बी हो जाएगा 3। अब हमें करना है बी माइनस ए, तो 1 2 से 1 2 हो गया, कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो b के अंदर बच गया 6, तो b माइनस ए हो जाएगा 6। तो हमेशा a माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए के। अगर मान लो दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है या फिर सभी कॉमन है, तब इक्वल हो सकते हैं a माइनस बी बराबर b माइनस ए। नेक्स्ट बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो एक होता है यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल की फॉर्म में यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम का यूज़ होता है। जो भी सेट्स होते हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी का डायग्राम। डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स। दो सेट हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसे जोड़ी है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उससे हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो मान लो हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मान लो ये ए सेट है, यूनियन करना है, कुछ एलिमेंट यहाँ पर कॉमन भी हो सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है सभी के सभी। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो लाइनें डाली हैं इसका मतलब है सभी एलिमेंट्स। ओके, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब मान लो हमें इंटरसेक्शन करना है। ये ए सेट है, ये बी सेट हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या है, ये हो गया। देखो ये जो है ये कॉमन के लिए है, ये ए सेट और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, उसके लिए यहाँ पर लाइंस डाली हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, तो सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना कहलाता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये फार्मूला कई जगह यूज़ होगा। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो सेट्स ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा नल सेट या फाई। फिर फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मान लो हमें दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरीके से। मान लो तीन सेट्स हों, ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये होता है 3 सेट्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। डेफिनेशन होती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट कंटेन्ड इन सेट ए। ओके, मान लो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। फिर सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब हमें इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि ए डैश, ए के ऊपर जो डैश लगा दें तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पर कहा है जो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे बट ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 हैं, यूनिवर्सल में भी 1 2 3 हैं। तो 1 2 3 को छोड़कर बाकी एलिमेंट बचे हुए यूनिवर्सल सेट में हैं 4 और 5। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 4 और 5। तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे बट ए सेट के अंदर नहीं होंगे, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट होता है कुछ लॉज हैं। सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के। सेम इंटरसेक्शन में होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी है और उसे यूनियन करते हैं सी के साथ तो सेम रिज़ल्ट आएगा। पहले बी यूनियन सी कर लो, बाद में ए के साथ यूनियन कर लो, रिज़ल्ट हमेशा इक्वल आएगा, उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सिमिलर होता है इंटरसेक्शन के अंदर। नेक्स्ट होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें मान लिया सेट ए है, उसका यूनियन ए के साथ ही कर देंगे, यानी कि ए यूनियन ए, तो दोनों का यूनियन हमेशा ए ही आएगा क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। और सिमिलर होता है इंटरसेक्शन में, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे तो आंसर ए ही आएगा, इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, बीच में यहाँ पर सिंबल है यूनियन का, तो यहाँ पर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये इसके इक्वल होता है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।